नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम इस वक्त में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे कुछ बड़ी खबरें, करेंगे चर्चा और उस चर्चा में जुड़ेंगे अपने सहयोगी संवाददाताओं के साथ भी और साथ ही होंगे विशेषज्ञ मेहमान भी। और आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि दिल्ली के तर्ज पर झारखंड में हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन प्रशासन और कानून व्यवस्था पूरी तरह से वहां पर ध्वस्त है। इसके साथ ही आज खास चर्चा करेंगे कि 2024 के आम चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से कितने सूत्रधार हैं। इसी क्रम में नीतीश कुमार आ रहे हैं दिल्ली और भी कई दावेदार हैं। साथ ही बात होगी कि कांग्रेस रीलॉन्चिंग करने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी को, लेकिन G23 के कई बड़े नेता मंच से गायब हैं। और भी होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। कहा, विज्ञान, अनुसंधान और नवोन्मेष की शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने से इन क्षेत्रों में भारत की स्थिति होगी और मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस के मौके पर दी बधाई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंची नई दिल्ली। शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल करेंगी द्विपक्षीय वार्ता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लेवाना होटल में लगी भीषण आग में 4 लोगों की मौत। रेस्क्यू कर रस्सी के सहारे निकाले गए झुलसे हुए लोग। राज्य सरकार ने दिए जांच के आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बचाव कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ी। विपक्षी दल भाजपा ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए लगाए घोटाले के पैसे की बंदरबांट के आरोप। डिप्टी सीएम को पैसे पहुंचाने वाले लोगों का स्टिंग करने का भाजपा ने किया दावा। और झारखंड में राजनीतिक संकट के बीच दिल्ली के तर्ज पर हेमंत सोरेन ने विधानसभा में खुद प्रस्ताव लाकर हासिल किया विश्वास मत। राज्य में एक आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या पर सीएम सोरेन का असंवेदनशील बयान। विपक्ष ने बोला हमला। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और शुरुआत कर लेते हैं झारखंड की खबर से ही। झारखंड में जहां पर राजनीतिक संकट तो बरकरार है, हेमंत सोरेन सरकार मुश्किल में है, लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन ने एक दांव चला है दिल्ली के तर्ज पर। और हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उन्होंने दिल्ली के तर्ज पर खुद प्रस्ताव लाकर विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है। अब से कुछ ही देर पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने तो अरविंद केजरीवाल की तरह ही हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं झारखंड में राजनीतिक पैंतरेबाजी। ये सवाल उठता है और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि इस बीच राज्य में प्रशासन और कानून व्यवस्था का है बुरा हाल। और ये अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं झारखंड में कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई खबरें। आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या पर सीएम सोरेन का असंवेदनशील बयान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ये बयान दिया है और क्या कहा है कि ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती हैं, इसे रोका नहीं जा सकता। एक मुख्यमंत्री का ये बयान है। तो हेमंत सोरेन की इस बयान के बाद विपक्ष ने सीएम हेमंत सोरेन के बयान को निंदनीय बताकर हमला बोला है। और अगर याद कीजिए तो हाल के दिनों में झारखंड में कई घटनाएं घटी हैं। इससे पहले दुमका में भी एक छात्रा को पेट्रोल से जलाकर मार दिया गया था। तो राज्य के कई अन्य जगहों से भी आ चुकी हैं लड़कियों और महिलाओं पर अत्याचार की खबरें। लगातार झारखंड के कई इलाकों से ये खबरें आ रही हैं और इसके साथ ही इन दिनों जो कुछ खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक झारखंड में कई इलाकों में बढ़ती जा रही है सांप्रदायिक कट्टरता भी। और इसी का एक ताज़ा
उदाहरण भी है कि पलामू में अनुसूचित जाति के 50 परिवारों को दबंगों ने उनके घर और गांव से खदेड़ दिया, और ये महादलित परिवार के हैं, अनुसूचित जाति के। दबंगों ने मदरसे की जमीन बताकर तोड़ डाला 50 परिवारों का घर, और ये घर अनुसूचित जाति के 50 परिवारों का तोड़ा गया है। तो सवाल ये कि झारखंड का प्रशासन और कानून व्यवस्था तो पस्त, लेकिन सीएम सोरेन पूरी तरह से व्यस्त। तो ये सवाल है, और हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है वहां के हालात पर, जरा पहले उनकी बात सुन लेते हैं। घटनाएं तो होती रहती है, घटनाएं कहाँ नहीं होती। घटना तो बोल के आता नहीं है, तो इसको किस तरीके से लिया जाए। हमने वेतन वृद्धि में भी थोड़ा सा हमने अपनी जो सोच थी आप लोगों के समक्ष रखी। यही वो असंवेदनशील बयान है जिसकी बात हम कर रहे थे कि आदिवासी नाबालिग लड़की की रेप और हत्या हुई है, और उस पर सीएम सोरेन का ये बयान है। सुनते हैं कि बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है इन सभी चीज़ों के खिलाफ। कानून व्यवस्था की बात हो या फिर सांप्रदायिक कट्टरता जो बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। और इस बीच में दिल्ली के तर्ज पर हेमंत सोरेन ने विश्वास मत अपने से ही लाया और अपने से ही हासिल कर लिया। दिवाकर कुमार हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, सबसे पहली तो बात यही कि क्या दिल्ली के तर्ज पर राजनीतिक पैंतरेबाजी का मौसम चल रहा है झारखंड में भी इन दिनों? देखिए, निश्चित तौर पर इसे कहा जाए तो राजनीतिक पैंतरेबाजी ही है, जिसकी की कोई आवश्यकता नहीं थी। झारखंड की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत की सरकार है, और ऐसे में जिस तरीके से पिछले 10 दिनों से जो गतिविधियां चल रही है वो सिर्फ एक तरीके से अपना एकजुटता प्रदर्शन करने की कोशिश हो रही है। और आज उसका अगला कदम इन्होंने, जो हम कह सकते हैं विधानसभा का जो मानसून सत्र खत्म हुआ था उसका उन्होंने एक विस्तारित रूप आज एक दिन के लिए बुलाया था, और उसमें उन्होंने अपने मन से ही अपनी तरफ से उन्होंने विश्वास मत हासिल करने का प्रपोजल रखा। और ये जब स्थिति होती है तब होती है, या तो हाईकोर्ट बोले कि आपकी सरकार अल्पमत में है, या फिर गवर्नर बोले कि आपको विश्वास मत हासिल करना है, या फिर अपोजिशन की तरफ से ये मांग की जाए। लेकिन यहां पर ये तीनों में से कोई प्रकरण नहीं हुआ। सरकार खुद अपना विश्वास मत लेकर आती है, और उसके बाद जो अपने तरीके से वो बोलती है, जो उनको बात कहने का जो एक तरीका से, क्योंकि जब सत्ता पक्ष होते हैं तो स्पीकर भी उन्हीं का होता है, तो इस तरह से चीजें पूरी तरह से होती है। और विपक्ष की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि उन्हें बोलने का उस तरीके से मौका नहीं दिया गया जो उनकी सदस्यता के आधार पर उन्हें मिलनी चाहिए। तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चलता रहा। लेकिन जो सबसे गंभीर मुद्दा यह है कि झारखंड में इन दिनों कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि हम बता रहे थे, पहले दुमका में एक लड़की को जलाया गया और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि दुमका में एक आदिवासी लड़की का पेड़ पर टंगा हुआ शव मिलता है और कहा जाता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार और दुराचार होता है। उसके बाद पलामू में एक दलित परिवार के 50 लोगों को उजाड़ दिया जाता है, और उसके बाद बारिश के मौसम में उसे एक तरीके से जो ठोर ठिकाना है वो भी नहीं मिल पाता है। तो किस तरीके से, कितनी संवेदनशीलता से सरकार काम कर रही है, इस पर निश्चित तौर पर सवाल उठ रहे हैं, और विपक्ष लगातार यही सवाल उठा रहा है। और इसी की वानगी के तर्ज पर अगर हम देखें तो लगातार जो आज विधानसभा का सत्र बुलाया गया था उसके पहले जो गतिविधियां थी वो लगातार सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर अपोजिशन अपनी बात रख रहा था। बिल्कुल, और वो अपोजिशन को मैं देख रहा हूं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि काफी ज्यादा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। और जो बयान सीएम सोरेन ने आदिवासी नाबालिग लड़की की रेप और हत्या पर जो बयान दिया है, ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, ये क्या उन्होंने खुद ये बयान देकर के विपक्ष के हाथ में एक और हथियार दे दिया है ताकि उस पर विपक्ष और ज्यादा राजनीतिक हमलावर हो सके? और इस बयान को कितना असंवेदनशील, कितना निंदनीय माना जाएगा दिवाकर?
निश्चित तौर पर विपक्ष को इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और मुद्दा दे दिया है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष का ये आरोप रहा है कि जो सरकार है ये महिलाओं को लेकर, दलित आदिवासियों को लेकर उतनी संवेदनशील नहीं है, इसी वजह से इस तरह की घटनाएं राज्य में हो रही है। अगर सरकार संवेदनशील होती और सरकार प्रशासन को टाइट की होती तो इस तरह की घटनाएं अंजाम नहीं होती। और उस बार जब मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान आता है तो निश्चित तौर पर विपक्ष के हाथ में एक और मुद्दा मिलता है और विपक्ष को सरकार पर सवाल खड़े करने का जो हम कहते हैं एक मौका भी मिल जाता है। और लगातार इसकी जो हम कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री की ओर से जो बयान इस मुद्दे पर आया है उसकी आलोचना हर तरफ से हो रही है। और हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से दबी जुबान से अभी तक किसी का पक्ष इस मुद्दे पर नहीं आया है, किसी ने अपनी रिएक्शन इस पर नहीं दिया है, लेकिन लगातार जो है अपोजिशन इस मामले को उठा रहा है। और लगातार जो हम कह सकते हैं कि विधानसभा के बाहर भी तख्तियां लेकर जब विपक्षी नेता पहुंचे थे तो उन्होंने भी लगातार इस असंवेदनशील बयान की चर्चा की और लगातार वो एक तरीके से सरकार से इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जिस तरीके से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला चल रहा है और उसके बाद कानून व्यवस्था की स्थिति जो पिछले 10 दिनों में झारखंड में देखने को मिल रही है और सरकार सिर्फ जो अपना सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली जो महागठबंधन सरकार है वो सिर्फ अपने सरकार बचाने में लगी हुई है। ऐसे में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, ठीक तरीके से जो जनता को न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिल रही है नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं और विपक्ष इस मुद्दे को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। और जो मुख्यमंत्री का बयान आया है उसके बाद मुख्यमंत्री एक बार और इस मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार तो कोशिश कर रही है अपने आप को बचाने की, लेकिन जिन पलामू के 50 अनुसूचित जाति के परिवारों का आपने जिक्र किया, बारिश के इस मौसम में बेघर कर दिए गए हैं, खदेड़ दिए गए हैं, क्या उनकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान जा भी रहा है या नहीं? देखिए, इस मामले के पर गंभीरता आप देख सकते हैं कि उसके बाद एससी कमीशन की टीम यहां पर आई थी और उन्होंने पूरे वाकया का वहां के लोगों से संवाद किया, जिन लोगों को विस्थापित किया गया है उनसे संवाद किया और उन्होंने प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया था लेकिन चीफ सेक्रेटरी किसी कारणवश वहां पर नहीं पहुंचे, तो उनकी तरफ से उनको नोटिस दिया गया है कि आप सारे पक्ष को आकर रखिए। तो देखिए कि सरकार कितनी गंभीर है। इतने जो एक मास जो हम कह सकते हैं 50 परिवारों को बेघर कर दिया जाता है और उसके बाद सरकार की तरफ से जो तुरंत तत्परता होनी चाहिए थी, अगर किसी के द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया और कानून के दायरे में काम नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वैसे दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। और लगातार जो ये है वो एससी कमीशन की ओर से भी सरकार पर ये चीज जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे कहा गया है कि आप जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें। तो लगातार ये जो मुद्दा है ये गर्माता जा रहा है और लगातार जो उनकी एक डिमांड भी है वहां के लोगों की, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। इस मुद्दे को विपक्ष ने भिड़ाने की भी कोशिश शुरू कर दी है और जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि एक विशेष जाति समुदाय के लोगों को बेघर किया गया है, उसमें दूसरे समुदाय के लोगों की भूमिका है, इस पर भी जांच की भूमिका होनी चाहिए। और लगातार जो सरकार है इन तरह के मुद्दों में कटघरे में घिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल कटघरे में है और ये सवाल बिल्कुल लाजमी है और जिस तरह से वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल करें, लेकिन ये भी बात है कि वहां पर राज्य की बेटियां जो हैं उनको बचाने की कोशिश होनी चाहिए। राज्य में जो अनुसूचित जाति के लोग जिन पर अत्याचार होते हैं उनको बचाने की कोशिश होनी चाहिए। अलग अलग इलाकों से सांप्रदायिक कट्टरता की खबरें आ रही हैं, उससे बचाने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़े हुए थे और वक्त आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे आज की खास चर्चा कि 2024 के आम चुनाव के लिए कितने दावेदार, क्योंकि इसी क्रम में दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को
अन्न व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयरटाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज जो हम खास चर्चा करने वाले हैं वो यही कि 2024 के लिए कितने सूत्रधार हैं। इसी क्रम में नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि 2024 के आम चुनाव के लिए विपक्षी एकता के कितने सूत्रधार हैं। हम आपको नाम आगे चलकर गिनाएंगे कि अब तक कितने लोग दावा ठोक चुके हैं। और इसी क्रम में बिहार में नई महागठबंधन सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। ये उस गठन के बाद, महागठबंधन सरकार के गठन के बाद पहली दिल्ली यात्रा है उनकी, तो वो दिल्ली आ रहे हैं इसी क्रम में। तो मिशन 2024 पर दिल्ली आ रहे नीतीश कुमार अपने को मान रहे हैं विपक्षी एकता के सूत्रधार, लेकिन और भी हैं दावेदार। पिछले दिनों तेलंगाना के सीएम केसीआर ने पटना पहुंचकर इसी भूमिका को निभाने की पहल की थी। इस बीच जेडीयू ने दावा किया है कि दिल्ली में नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से मिलेंगे और उन्हें एकजुट करेंगे। याद कीजिए, पिछले दिनों ठीक ऐसी ही कोशिश हो चुकी है पिछले कई महीनों में, और इसमें जो नाम शामिल हैं, केसीआर, ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे नेता ये कोशिश कर चुके हैं। तो नीतीश जब दिल्ली आ रहे हैं इस कोशिश में, तो 3 दिनों की उनकी यात्रा है, और इस दौरान वो शरद पवार, सीताराम येचुरी और अरविंद केजरीवाल से भी मिलेंगे। लेकिन इन तमाम कवायदों के बीच अभी तक ये साफ नहीं है कि इस गठबंधन में कांग्रेस भी होगी या नहीं होगी। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को साथ लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। पटना में जब केसीआर से पीएम पद के लिए नाम बताने को कहा गया था तो नीतीश कुमार असहज हो गए थे, और याद कीजिए केसीआर ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया था। नीतीश कुमार को यह भी पता है कि वो आरजेडी की कृपा से फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो अगर राजनीतिक हैसियत की बात की जाए तो नीतीश की राजनीतिक हैसियत फिलहाल ममता बनर्जी और केसीआर के सामने तो कहीं नहीं टिकती। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में अपने को सक्रिय करके सिर्फ अपने अस्तित्व को ही बचाने की कवायद कर रहे हैं क्या? एक और बड़ी बात है कि राजनीतिक सहयोगियों के मामले में पाला बदलने के लिए तो नीतीश कुमार मशहूर हो चुके हैं। तो ऐसे में जहां भी वो नए सहयोगियों को साथ लेंगे तो नीतीश कुमार कैसे जीत पाएंगे नए राजनीतिक सहयोगियों का भरोसा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार खुद क्या कहते हैं पहले उन्हीं को सुन लेते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। नहीं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो बात करके अपने जाएंगे, लौट करके जब आवेंगे तो उसके बाद आप लोगों से फिर बतियाएंगे। कोई हमारी इनकी बातचीत क्या, हम लोग तो एक ही विचार के बड़े भाई से मिलने आए थे, आशीर्वाद लेने आए ना, वो एक ही बात, हम लोगों का आपस का राय एक ही है, और वही सब चीज के लिए हम भी जा रहे हैं दिल्ली, सब लोगों से मुलाकात होगी। वही सब बात है कि हम लोगों की तो एक ही ना है, इसलिए आपस का तो बातचीत हमेशा रहना है ना, कि कहीं भी कोई बात है वैसे ही ऐसे ही आ रहा है। तो सर राहुल गांधी से आज 6 बजे का समय फिक्स हुआ है मिलने का, आज मिलेंगे। तो अभी फिलहाल पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने कंफर्म किया कि राहुल गांधी से मिलेंगे शाम 6 बजे। तो जाहिर सी बात है कि ये यात्रा उनकी जो है वो फिलहाल ये कह रहे हैं कि मुलाकातों बातचीत के लिए यात्रा है। इस पर चर्चा करेंगे इस बड़ी खबर पर। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत गोपाल जी। आनंद माधव कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आनंद जी। और साथ में आर राजगोपालन, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत सर जी। तो मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं, और सबसे पहले शुरुआत कर लेता हूं आर राजगोपालन जी से ही करता हूं पहले।
राजगोपालन जी, ये बताइए कि ये जो दावेदारी है, अभी तक 4-5 नाम तो हमने देख लिया है। केसीआर हैं, ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं, नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। अब इसमें बात ये उठती है कि जब कभी भी ये बात होगी तो फिर राजनीतिक हैसियत, किसका कितना पॉलिटिकल स्टेक है, उसमें आपके ख्याल से, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, नीतीश कुमार इन 5-6 में से किस नंबर पर ठहरते हैं राजगोपालन जी? लालचंद जी, नीतीश कुमार 5वां नंबर पर है, लास्ट में, बिल्कुल, है ना? लास्ट में बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट राहुल गांधी है। अच्छा, वो करेगा नहीं करेगा पता नहीं। आपने तो सारा दक्षिण भारत का आदमी एक भी नहीं गिना आपने। मैंने लिया केसीआर का नाम लिया। एमके स्टालिन को क्यों भूल गया आपने? अच्छा, स्टालिन अभी राष्ट्रीय राजनीति में वैसी रुचि नहीं दिखा रहे हैं ना? नहीं, वो आ रहे, उनको दावेदार है। हाँ। टोटल 8 लोग में नवग्रह हो गया, 9 टोटल 9 है जी। तो राहुल गांधी, नीतीश कुमार, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, चंद्रबाबू नायडू, केसीआर, स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सारा मिलकर के देखोगे नवग्रह होगा। 1 दर्जन हो गया, लगभग 1 डजन हो गया। हाँ, डजन हो गया। लेकिन मुझे लगता है आज नीतीश कुमार का दिल्ली विजिट है। कल आपको याद होगा, उन्होंने कहा बीजेपी को 50 सीट में गिरा दे, 50 सीट तक लेके आ जाएंगे, उनकी सत्ता में नहीं बिठाएंगे। ये सारा तेजस्वी यादव का चाबी दे रहे, सुई लगा रहे, उसमें ये नाच रहे मिस्टर नीतीश कुमार। क्योंकि नीतीश कुमार का जैसे कपड़ा बदलते हैं वैसे ये बदलते हैं। हाँ, ये सवाल हमने भी उठाया है। आप खुद रहेंगे उसमें। मुझे लगता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो गर्मी है, बाकी सारा क्षेत्रीय चुनाव में लगा हुआ है। आपने ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें कांग्रेस है नहीं है? मेरा ख्याल से 8 क्षेत्रीय दल कांग्रेस को दरकिनार करके कांग्रेस को एक्स्ट्रा लगेज मानते हैं। 2024 चुनाव में मुझे कम से कम 12 चुनाव में देखा है लोकसभा। 1977 से मैं देखते आ रहा हूँ लालचंद जी। जी हवा नहीं पकड़ा है अभी तक, 2024 का हवा नहीं है, लेकिन आपस बीच में तो तालमेल कर रहे हैं। जी। मुझे लगता है मोदी वर्सेस 8 क्षेत्रीय दल, इसमें कांग्रेस गायब। जी, मैं आता हूं आपके पास और गोपाल कृष्ण जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आनंद जी के पास ही पहले जाना चाहूंगा। आनंद जी, ये आप लोगों को साथ लेंगे या नहीं लेंगे? क्योंकि अभी जितनी भी कवायद हो रही है उसमें लगता है आपको माइनस करके चल रहे हैं ये लोग, और यही बात राजगोपालन जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को ये मान रहे हैं कि भाई ये यूजलेस हैं। देखिए, ऐसा है कि किसी के मान लेने से कुछ नहीं होता है। जी। सच्चाई है कि कांग्रेस की जो धीरे धीरे जो वक्त और इसकी जो ताकत बढ़ती चली जा रही है, इससे लोग भले ही परेशान हैं। हाँ। और रही बात कांग्रेस के नेतृत्व की कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, जी, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों ने हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ी है। और राजीव गांधी जी के बाद जी कई मौके आए जब कांग्रेस प्रेसिडेंट बन सकते थे, प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। अच्छा। लेकिन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, कांग्रेस का कोई भी आदमी, मतलब गांधी फैमिली का कोई भी आदमी। तो आप ये संकेत दे रहे हैं कि एक बार फिर से आप दावेदारी छोड़ सकते हैं पीएम पद की, राहुल गांधी जी के बजाय किसी और को? ये आला कमान निर्णय करेगा कि कौन किसको समर्थन देना है या नहीं देना है। ऐसे हम लोग जो पूरी जो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, सबकी इच्छा है कि राहुल गांधी हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बने। और उसके लिए हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं। आप जान रहे हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि 7 तारीख को से भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी ने कहा है कि इसमें जो भी लोग, हालांकि ये नॉन पार्टीजन उन्होंने कहा है, लेकिन साथ साथ यह भी उन्होंने कहा है कि किसी भी दल के लोग इसमें आके हमारे साथ, दूसरे दलों के लोगों को उन्होंने आमंत्रण दिया है, लेकिन आप ही के दल के G23 के कई नेता गायब बताए जा रहे हैं। आनंद जी, आता हूं आपके पास। देखिए, G23 आपको पता ही है कि धीरे धीरे वो 3 में निपट गया है। चलिए, और जो जिसमें संघर्ष करने की ताकत नहीं है वही कांग्रेस छोड़ के जा रहा है। जब तक कांग्रेस से उनको मिलता गया तब तक उन्होंने सुख भोगा, ऐश किया। राजगोपालन जी, आता हूं, आपका कमेंट लूंगा। गोपाल कृष्ण जी, नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि 50 सीटों पर आपको समेट देंगे 2024 में। अब ये बताइए कि आपकी क्या रणनीति होगी और
आप क्या मानते हैं कि आपको क्या कोशिश करनी पड़ेगी? क्या और दलों को साथ लेना पड़ेगा एनडीए में, क्योंकि हाल में कुछ दल एनडीए छोड़कर चले गए हैं? गोपाल कृष्ण जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहां जहां हमने हमारा संबंध बाकी पार्टियों से खत्म हुआ है, चाहे पहले शिवसेना के समय साथ महाराष्ट्र में था या अकाली दल के साथ पंजाब में था, उसके बाद बिहार में, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को इस गठबंधनों से नुकसान ही हुआ है। जनता अब एक मजबूत केंद्र में नेतृत्व चाहती है और वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है कि वह डिलीवर भी करते हैं जो बोलते हैं। तो हमें तो लगता है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ग्रो कर रही है, ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ रही है, वो आगे बढ़ने का वो रास्ता सही है और आगे हम बढ़ रहे हैं। हम विपक्षी दल या हमारे सहयोगी दल, उनकी राजनीति का उनका अपने हिसाब से करने का उनका औचित्य है, उनको स्वतंत्रता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर विपक्ष की राजनीति को देख के लें तो वहां पे तो हर आदमी प्रधानमंत्री का दावेदार है। हाँ, एक दर्जन नाम अभी राजगोपालन जी ने भी गिनाया है। और फिर एक ही पार्टी में भी कई दावेदार हैं, कुछ पार्टियों में तो कई दावेदार हैं। तो इस तरह देश की जनता इस तरह के व्यक्तिगत आकांक्षाओं, अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए किसी संगठन या पार्टी को वोट नहीं करती। वो चाहती है देश को जो दिशा दे सके, उसको एक डायरेक्शन लेके मजबूत देश के अंदर खड़ा कर सके, वही उसी को चुनेंगे। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई सानी नहीं है, इसलिए यह सब प्रयास। चलिए, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाएंगे? आपको लगता है कि कोई नहीं टिक पाएंगे? ठीक है, लौटता हूं आपके पास। राजगोपालन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और ये भी जो एक सवाल उठा है कि नीतीश कुमार ने साल 2014 में 2 सीटें जीती थी और वो अब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट पर रोक देंगे और उसके लिए नए साथियों की तलाश के लिए दिल्ली आए हैं। लेकिन सवाल यही कि जिस चीज के लिए वो मशहूर हो चुके हैं, पाला बदलने के लिए, नए सहयोगी कितना भरोसा कर पाएंगे नीतीश कुमार पर कि कल को वो फिर पलटकर दूसरी तरफ ना चले जाएं? ये जो टेलीविजन में पत्रकार को बीच में अच्छा होगा, लेकिन सारा कांग्रेस नेता लोग नीतीश कुमार को ये बोल रहे, लालू प्रसाद को जो फेमस वर्ड है पलटूराम जी, ये पलटूराम आ गया। कह रहे सुबह एक नेताजी से बात किया था मैंने, कांग्रेस नेताजी से, कितना बजे राहुल गांधी से नीतीश कुमार मिल रहे हैं। वो कह रहे नीतीश कुमार कौन है? अच्छा, और लालू यादव ने कहा उसको पलटूराम। सो देयरफॉर पलटूराम को छोड़ दीजिएगा। मुझे लगता है बाबू लालचंद जी, 48 to 52 लीडर्स, 52 लोग कांग्रेस को छोड़ करके गया है। मैंने गिनने लगूं, आपको टाइम नहीं मिलेगी मुझे गिनने का, क्योंकि जो अभी गुलाम नबी आजाद से नीचे जाइएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, अश्विनी कुमार बहुत सारे युवा नेता भी। तो मुझे लगता है कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी से निर्भर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा लगेज है, साइकिल को पीछे बैठ करके अखिलेश यादव लेके जाने के तैयार नहीं है। तो इसके बारे में तो आनंद जी भी संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने झाड़ू कर दिया है दिल्ली में। सेकंड थिंग, जो डीएमके ने कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि डीएमके अभी मान लिया है, अमित शाह से मिल लिया एमके स्टालिन, प्रधानमंत्री से मिल लिया एमके स्टालिन। दूसरी चीज है, डीएमके अरविंद केजरीवाल मिलने में कांग्रेस को दुखी है। तो इतना चीज में मुझे लगता है 2024 में सपोज कांग्रेस बिना कांग्रेस का 150 सीट नहीं लेके आएगी, लेफ्ट पार्टी 60 सीट लेके नहीं आएगी, बाकी क्षेत्रीय दल का दबदबाव कम हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस को तो मुझे लगता है 15 से 20 सीट आने का उम्मीद है। मैं हेमंत सोरेन का मुंह से भी कह सकता हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा मुंह से कह सकता हूँ, कांग्रेस तो 2024 में 20-25 सीट से ऊपर नहीं आएगी। चलिए, तो कैसे ये सपना देखेंगे प्रधानमंत्री को हर तीसरा महीने एक नए वो तो राजगोपालन जी वो तो नतीजा बताएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग इस पर बात करते हैं। आनंद जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार जी की मुलाकात है, राहुल गांधी जी से होने वाली है मुलाकात शाम में। ये बताइए कि वहां पर भी आपने उनको मुख्यमंत्री मान करके जूनियर पार्टनर रहे,
अब क्या वो केंद्र में भी उनको मानेंगे और उन पर भरोसा कर पाएंगे क्या, जिस तरह से उनका रहा है इतिहास इधर उधर जाने का? देखिए, इसके बारे में मैंने पहले ही और बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यह निर्णय अभी नहीं होगा। अभी निर्णय है कि मुद्दे पर एक साथ आके लड़ाई लड़ने की, और ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सबको सब कुछ कहने की स्वतंत्रता है, तो और सोचने की भी स्वतंत्रता है। तो हमारे माननीय पत्रकार बंधु राजगोपाल जी जो अपनी बातों को कह रहे हैं जी, उनका अपना अनुभव रहा होगा, लेकिन वो शायद सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। सही बात है। वो कल नहीं देख पा रहे हैं। और कल जो रामलीला ग्राउंड में जो महंगाई के विरोध में जो रैली हुई, उनका भी इनको शायद अंदाजा नहीं है जी। और ऐसा है ना कि ये पूरा का पूरा जो लोग मिलके यही प्रयास किए कि किस ढंग से कांग्रेस को किस तरह से उसको छोटा और नीचा दिखाया जाए। लेकिन ऐसा है ना कि आप कितनों रबड़ को इतना ही खींचो। ये कोशिश कौन कर रहे हैं आनंद जी? ये कोशिश कौन कर रहे हैं? पूरा मीडिया भी कर रहा है। पूरा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये कोशिश देखिए, इस कोशिश के बारे में कहा जाता है कि ममता बनर्जी ये कोशिश कर रही है, अरविंद केजरीवाल ये कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को जी नहीं, इसमें ऐसा है ना कि जो अगर आप देखिएगा सही ढंग से, अगर इसको देखने का प्रयास कीजिएगा कि जिस ढंग से आप खास करके मीडिया आज के दिन में वो किसका है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, यह बात स्पष्ट रूप से कल हमारे राहुल जी ने भी कहा लोगों के बीच में जी। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आज देश में जितना आर्थिक असंतोष है जी, आज देश जिस तरह से दो धड़ों में बटा हुआ है, इसके पहले शायद 1947 में भी इस तरह से नहीं था। आज आप जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से आप राजनीति को बर्बाद कर रहे हैं, आप किस रास्ते पे चल रहे हैं? आप चीन के रास्ते पे चल रहे हैं, आप रूस के रास्ते में चल रहे हैं, जहां सिर्फ एक ही पार्टी बटे। आपके अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दे ही दिया कि क्षेत्रीय दलों का कोई महत्व नहीं है, क्षेत्रीय दल सब ये समाप्त हो जाएंगे। और धीरे धीरे उनको ये महसूस भी हो रहा है कि क्षेत्रीय दल उनके जो एकाधिकारवादी जो उनकी आदतें हैं, इसके यानी कि आनंद जी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपका सारा आरोप इस पर है कि ध्रुवीकरण हो गया है, तो आरोप जनता पर है, मीडिया पर आरोप है कि मीडिया उस तरह की बातें कर रही है ना? भारतीय जनता पार्टी पे है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगाइए ना, आप लोगों पर और मीडिया पर क्यों आरोप लगाएंगे? जनता तो सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी पर तो आपको आरोप लगाना ही चाहिए, विपक्षी पार्टियां जरूर लगाएंगे। वो सही भी है। जनता तो सबका मालिक है, जनता तो वही निर्णय लेती है। लेकिन ऐसा है ना कि इस तरह से बायस होकर स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और अच्छा ठीक है, छोटा सा जवाब राजगोपालन जी। बिल्कुल बायस है, आपको वो 24 में नतीजा दिख जाएगा। आ रहा हूँ गोपाल जी, आ रहा हूँ आपके पास। राजा गोपालन जी से एक छोटा सा जवाब ले लेता हूं। की जो यात्रा उन्होंने शुरुआत की करेंगे वो 7 तारीख से, उससे पूरा देश जो है। अच्छा, आपको उम्मीद है कि उससे कांग्रेस के पक्ष में गोलबंदी होगी? राजगोपालन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। लालचंद जी, मुझे एक ही चीज है, जो मेरा कांग्रेस पैनलिस्ट है, कांग्रेस का नेता है आनंद जी, बहुत शानदार आदमी है, ऐसी ना बात नहीं है, वो गुस्सा नहीं होते हैं, प्यार से बोलते हैं। मुझे आनंद सिंह से एक ही जवाब पूछना था जी। पिछले 2 महीने से क्यों 18-20 कांग्रेस लीडर्स कांग्रेस छोड़ करके गया है? एक नंबर 2 है, क्यों राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस का रूप नहीं दिया? क्योंकि सबको क्यों बुला रहे हैं? हाँ, सवाल तो उठ रहा है कि रीलॉन्चिंग की कोशिश है। सवाल ये उठ रहा है कि इसके जरिए रीलॉन्चिंग की कोशिश है। मैं आता हूं। पहली बात इसमें, जो पहले प्रश्न का आपका मैं जवाब दे दूं, दीजिए जल्दी से। ऐसे ही लोग हमारे यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं जो बिना सत्ता के नहीं रह सकते। ठीक है, आपको लगता है आप आज ऐसे लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग 5-5 दशक तक सेवा दे चुके हैं आनंद जी, है ना? गोपाल कृष्ण जी सत्ता के नहीं रह सकते हैं, तो सत्ता के चलिए ठीक है, आपको लगता है कि सत्ता के लिए जा रहे हैं। जो जायज सवाल है आप उसको नकार रहे हैं शायद, माधव जी। हाँ, गोपाल कृष्ण जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, और साथ ही यह भी बात गोपाल जी, मैं इनके दूसरे प्रश्न का जवाब देता हूं। जी जल्दी से। दूसरी बात यह है कि आपने कहा ना, ये कांग्रेस जो है अपने झंडा के नीचे क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भारत जोड़ने की बात है। और चलिए ठीक है, देखते हैं कि ये यात्रा आपके लिए कितनी ये यात्रा आपके लिए लेकर आती है। गोपाल कृष्ण जी का रिएक्शन लेता हूँ। गोपाल कृष्ण जी, भारत की जो स्थिति हो गई है, ठीक है, स्थिति
आनंद जी अब उनकी प्रतिक्रिया लेने दीजिए। गोपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और साथ में यह भी बात गोपाल जी कि जो 2 सीट जीतने वाले 2014 में नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि आपको 50 सीट पर रोक देंगे, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी गोपाल जी? गोपाल कृष्ण जी, आवाज आ रही है अब तक? लालचंद जी, आपको याद होगा, बीच में मैं बोल रहा हूं, मैं आपको याद होगा कि 2 सीट पे भारतीय जनता पार्टी भी थी। हाँ, 2 सीट पर थी 1984 में। भारतीय जनता पार्टी भी थी, सच बात, और राम करके यहाँ पे पहुंची है कि कांग्रेस वो अपनी, लेकिन वो किस तरह से धीरे धीरे उठी ना, 2 से फिर 89, फिर 116, फिर ऐसे करके उन्होंने कई दशकों में उस चीज को किया। ये बात भी सही है। और दूसरी चीज ये भी कि पीछे भी उनके साथ जनसंघ की लेगेसी थी, जनता पार्टी की लेगेसी थी। माधव जी, आनंद जी, फिर वहीं वापस जाएगी, फिर वापस वहीं जाएगी। अच्छा, चलिए, आप लोगों की तो कोशिश ये होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, एक राजनीतिक विरोधी के तौर पर। गोपाल जी जुड़ चुके हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात है कि कांग्रेस की वर्तमान में स्थिति यह है कि अपनी पार्टी को लीडरशिप दे नहीं पा रहे उनका जी। दूसरी बात यह है कि जो लोग उन्हें छोड़ के जा रहे हैं वो छोटे मोटे लीडर नहीं है। वही मैं अगर आप हेमंत बिस्व शर्मा जी जो पहले आज से नहीं है, कई वर्षों से चला आ रहा है कि उनका कोई भी विश्वास कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं है। तीसरी बात यह है कि अपोजिशन का कोई एजेंडा, केवल मोदी जी को हराओ, इस एजेंडा पे राजनीति करना वो चाहते हैं। तो वह कोई एक लीडरशिप के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, विजन नहीं है, देश के लिए कोई विजन नहीं है। तो यह चीजें कितना ही प्रयास कर ले, ये भाग दौड़ करने में वो कुछ सफल नहीं होने वाले। जो कहते हैं ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, उससे कुछ होता नहीं है, वह मकान कोई मजबूत बनता नहीं है। अपोजिशन अगर इन्हें करना है तो मुद्दों की राजनीति करें, विषयों को उठाएं, एक आपस में स्वार्थ की या परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठ के राजनीति करेंगे तो अपोजिशन का स्वागत है। मुद्दों पे आपको पार्लियामेंट में बात करनी है, देश में बात करनी है, मीडिया में बात करनी है, आपको सहयोग करना है देश के विकास के लिए, तो आपका स्वागत है। लेकिन आप परिवारवाद और व्यक्तिवाद के ऊपर आप राजनीति करना चाहेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद और व्यक्तिवाद को बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अभी फिलहाल आज समय की कमी, आनंद जी फिर जुड़ेंगे तो करेंगे चर्चा इस पर। बिल्कुल आप आपने अपनी बात मजबूती से रखी, हम लोग करेंगे, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। 2024 तक तो ये चर्चा चलती ही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपका, आनंद माधव जी आपका, और आर राजगोपालन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े थे और हम खासतौर पर चर्चा कर रहे थे कि 2024 का जो आम चुनाव होने वाला है उसमें कितने दावेदार, कितने सूत्रधार, और यह भी कि किसका दावा कितना मजबूत है, और क्या कोई ऐसा मुकाबला हमें 2024 में देखने को मिलेगा। करते रहेंगे इस पर हम लोग चर्चा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से क्या कोशिश हो रही है राहुल गांधी को रीलॉन्चिंग की। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. त्योहारों का समय हो और खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिठाइयाँ, नमकीन और तरह तरह के पकवान और व्यंजन हमारे त्योहारों का एक हिस्सा हैं, पर इनमें से कई व्यंजनों में छुपा हुआ है अत्यधिक तेल या चिकनाई, चीनी, नमक, खतरनाक ट्रांस फैट्स जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बीमारियों की जड़ हैं। आप पूछेंगे तो क्या त्योहार में भी हम ये सब नहीं खाएं? जवाब है खाइए, लेकिन थोड़ा कम।
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ज्यादा तेल या चिकनाई वाले, अधिक चीनी और नमक वाले खाने जैसे मिठाइयाँ, नमकीन, तले हुए खाने आदि का सेवन सीमित करें। अपने खाने में ताजे मौसम के फल और सब्जियां, सलाद और अंकुरित दालों को शामिल करें। पानी भी सही मात्रा में पिएं, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो और टॉक्सिन्स भी निकल सके। आइए हम अपने त्योहारों को सेहतमंद खाने के साथ मनाएं। और हाँ, त्योहारों के समय व्यायाम को मत भूलिए। त्योहार आपसे हैं, सेहत है तो त्योहार है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर इस वक्त। और अब इस वक्त में जो हम बात करने वाले हैं वो कांग्रेस की बात करने वाले हैं कि कांग्रेस क्या कुछ कोशिश कर रही है। हल्ला बोल रैली की थी कांग्रेस ने, तो कांग्रेस की हल्ला बोल रैली या फिर राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की कोशिश, ये सवाल उठ रहा है। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा और अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच एक बार फिर पार्टी ने माना कि कांग्रेस मतलब राहुल गांधी, यानी कि परिवार से बाहर निकलने को कांग्रेस तैयार नहीं है। विदेश से लौटे हुए राहुल गांधी के लिए महंगाई की खिलाफत करने के लिए दिल्ली में मंच तैयार किया गया और इसी मंच पर राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश हुई। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के दावेदारों को संदेश देने की कोशिश कि पार्टी में राहुल के अलावा कोई विकल्प नहीं। और ये कई नेता खुलकर कह भी चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के हल्ला बोल रैली से हालांकि G23 के कई दिग्गज नेता गायब रहे। यहां से यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार वो मंच से क्यों गायब रहे। कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले कई वरिष्ठ नेता मंच से गायब रहे। और पिछले दिनों अगर हम देखें तो आनंद शर्मा, शशि थरूर और मनीष तिवारी ने अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इस बीच एक और पार्टी के वरिष्ठ नेता राज बब्बर ने मोदी सरकार की जनधन योजना की तारीफ कर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाजी को गलत साबित किया है। ऐसे में दिखाई ये दे रहा है कि कांग्रेस चुनाव के लिए तो तैयार है, लेकिन परिवार के बाहर सोचने के लिए तैयार नहीं है क्या, ये सवाल उठ रहा है। विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस महत्वपूर्ण और बड़ी खबर पर। विनोद जी, सबसे पहली बात तो ये कि G23 के कई नेता मंच से गायब रहे, इससे क्या इशारा मिलता है? क्या भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू होने वाली है उससे भी कई बड़े नेता गायब रह सकते हैं क्या? लाल जी, जैसा कि अब अपनी रिपोर्ट में अभी दिखाई है कि दो तीन चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम लोग कल के जो हल्ला बोल रैली है उसके जिक्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी एक हफ्ते के बाद जो विदेश से लौटे थे, तो कांग्रेस जनों ने उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि रैली का आयोजन किया था। अब उस रैली में सवाल तो यही है कि उस रैली में सिर्फ राहुल गांधी के आगे पीछे के जो लोग हैं वही आयोजक थे और वही मंच पे थे, तो G23 के लोग उसमें कहाँ थे? तो मतलब कांग्रेस की में जो इनफाइटिंग की बात चल रही है मीडिया में, वो कहीं ना कहीं वहां पे उस मंच पे साफ साफ दिख रही थी। अब रही बात कि उस मंच से कहा क्या गया, आप देख लीजिए कि राहुल गांधी को जब बोलने का मौका आया, या आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी इस मंच में जो भारत जोड़ो यात्रा है उनका और उनकी जो शुरुआत करने वाले हैं उनका वो एजेंडा क्या रहने वाला है, तो उन्होंने जो अपनी भाषण में शुरुआत की इन्फ्लेशन पे, तो आप देखिए कल पूरे दिन भर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया टेलीविजन में वही चीज़ वायरल रहा कि राहुल गांधी 22 रुपये लीटर जो है आटा बेचते हुए नजर आए। तो अब सवाल यह है कि आप चीज़ों को किस तरह से चीज़ों को सामने में रखते हैं। क्या इस देश का जनमानस है या उस देश की जो जनता है उसको आप किस रूप से एक फैक्ट्स को और एक फिगर को मोदी गवर्नमेंट के जो 8 साल है उसको किस रूप में रख रहे हो। अगर आप इस तरह से 22 रुपये लीटर बेचते हुए नजर आओगे या इस तरह के डेटा को आप हमेशा रखोगे तो ऑब्वियसली लोगों को लगेगा कि एक आप मजाक कर रहे हो। और यही कल आपने देखा कि पूरे सोशल मीडिया पे राहुल गांधी का वो 22 रुपये लीटर आटा ही चला पूरे दिन भर में, या वो मीडिया में अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से उसकी प्रतिक्रिया दी। अब सवाल यह है कि आज बहुत इंटरेस्टिंग था कि आज अनुराग ठाकुर ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है
कि आप देखिए केंद्रीय मंत्री ने किस तरह से उस चीज़ों को, अपनी चीज़ों को रखा है कि आज भारत, आप आज़ादी के 75 साल में भारत इस हालत में है कि आज दुनिया के सबसे 5 बड़े विकसित देश में आज भारत का नाम है। यूके को पीछे छोड़ के आज इंडिया उसमें अपने को 5वें देश में शामिल कर लिया है। अनुराग ठाकुर आगे लिखते हैं कि आप ये देखिए कि 2 साल के अंदर होते होते भारत $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी वाला ये देश होने वाला है। अब इस देश की इन बड़ी संभावनाओं को, इस देश के एक बड़ा जो एक बना है पूरी दुनिया में, जनमानस में भारत को के लोगों को देखा है, उसकी कैपेसिटी को, कोरोना काल में कैसे 80 करोड़ से देश की बड़ी जनता को मुफ्त राशन उसने घर तक पहुंचाया है। ये भारत है जिस भारत ने इस कोरोना काल में अपनी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आप कह सकते हैं वाले देश में सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन का ड्राइव चला के रिकॉर्ड पूरे दुनिया में सबसे एक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन ड्राइव का बनाया है। ये इस देश की ताकत है, ये इस देश की इकोनॉमी की आज की ताकत है। अगर इस देश की इतनी बड़ी इकोनॉमी की ताकत को आप एक अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं तो शायद ये लोग नहीं मानेंगे। यही बात आपने अपनी रिपोर्ट में बताई कि राज बब्बर कहते आए कि ये इस देश की, आप ये देखिए कि इकोनॉमी का, ये देखिए कि 40 करोड़ जो लोग हैं जो कभी बैंक के मुहाने पे आए नहीं थे, उनको जनधन खाते ने उनको एक बैंक से एक्सेस कर दिया है। प्रधानमंत्री के या दूसरे जो वेलफेयर के जो पैसे जाने होते हैं वो सीधे उनके अकाउंट में पहुंचते हैं। ये इस देश के डिजिटल इकोनॉमी है। तो आप इतने बड़े देश के इकोनॉमी और इतने बड़े देश में जो ये परिवर्तन चल रहा है या जो परिवर्तन लक्षित सामने आया है उसको अगर आप इस तरह से पेश करेंगे, एक बड़ी रैली में पेश करेंगे, जो रैली को कहा गया था कि ये राहुल गांधी का एक बड़ा प्रोजेक्शन होगा, एक रिलॉन्चिंग होगी, और उस रैली में अगर आप इस तरह की सही बात करते हुए आएंगे तो आप कह सकते हैं कि आपके भारत जोड़ो यात्रा का क्या इंपैक्ट होने वाला है, ये कल आपके हल्ला बोल रैली में दिखा। बिल्कुल। एक तरफ ये कांग्रेस का संकट जो G23 के नेता हैं वो गायब हैं, कांग्रेस में नेता और नीति का संकट तो है ही, और दूसरी तरफ विनोद जी जिस तरह से कि दावेदारी एक से बढ़कर एक हो रही है, केसीआर, नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम दावेदारियों के बीच कांग्रेस की क्या कोशिश है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो ये बताना चाहती है कि कांग्रेस जूनियर पार्टनर के तौर पर रहने को तैयार नहीं है 2024 के लिए? देखिए राजी, आप इस बात को जानिए, इस बात का तो हमें समझना पड़ेगा कि जितने अपोजिशन के पार्टी हों, नीतीश कुमार से लेके सारे लोग चाहे जितने भी जोर और जमैश कर लें, जो कांग्रेस का फुटप्रिंट है, आप माइनस कांग्रेस को अलग करके ये अगर थर्ड फ्रंट की या एक बड़े फ्रंट की बात कहते हैं तो शायद बात करनी बेईमानी होगी। कांग्रेस है मुख्य धारा से, आप उसको अलग करके एक तरह से आप बनाना चाहेंगे तो वो मुश्किल काम है जी। दिक्कत यह है कि कांग्रेस के अंदर जो इनफाइटिंग है, जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर हैं जिन्होंने सवाल उठाया है कि आज 22 साल के बाद कांग्रेस में एक चुनाव की बात कही गई है, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के चुनाव होने हैं, सितंबर में उसके नॉमिनेशन होने हैं। तो अब ये सवाल ये है कि कुछ वरिष्ठ लोगों ने, जैसे आनंद शर्मा हैं, मनीष तिवारी हैं, ऐसे कद्दावर लीडरों ने कहा है कि भाई इसमें डेलीगेट्स का नाम कहाँ है, जो वोट करने वाले लोग हैं वो कहाँ हैं इसमें, वो कौन से लिस्ट में मिलेंगे जो कांग्रेस के चुनाव में उनको जरूरत पड़ेगी। किसी भी कैंडिडेट को, चाहे आनंद शर्मा ही अपना कैंडिडेचर डालते हैं तो एटलीस्ट 10 ऐसे डेलीगेट्स के नाम की उनको जरूरत पड़ेगी जो उनको सपोर्ट करते हुए दिखेगा, लेकिन उसके पास लिस्ट नहीं है। तो अब ये सवाल जिसने उठाया उसको आपने एक तरीके से खारिज कर दिया। आज आप देखिए कि हल्ला बोल रैली में आप बड़ा बड़ा इश्तेहार, बड़ी बड़ी रैली में उसमें पोस्टर लगा के आप ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी हमारा नेता है। तो आप एक तरह से कांग्रेस में मैसेज दे रहे हैं, आपने कांग्रेस में मैसेज दिया है कल की रैली में कि राहुल गांधी का हमारे यहाँ कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो नॉमिनेशन करने का दावा करते हैं या कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए फाइट करते हैं, उनके सामने में 10 डेलीगेट्स का सपोर्ट जुटाना भी मुश्किल होगा। तो इस हालत में जब आप एक इंटरनल डेमोक्रेसी के बात आप अपने संगठन में नहीं कर पाते हैं तो एक देश के स्तर पे आप किस तरह से भारत जोड़ो की बात कर सकते हैं, देश के जनमानस को 2024 के लिए खड़ा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है लाल जी। जी, कई सवाल हैं जो कि कांग्रेस के अंदर से भी हैं, कांग्रेस के बाहर से भी हैं, और इन्हीं सवालों से जूझते हुए कांग्रेस को तैयारी भी करनी है साल 2024 की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए विनोद जी इस खबर पर। और आगे हम चर्चा करेंगे कि शिक्षक दिवस पर क्यों नाराज हैं पंजाब के शिक्षक खास तौर पर। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब करेंगे इस पर बात। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself.
अच्छा बाबा नमस्ते। देखिए जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है। हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे ही हो जाएंगे, बस चलेगा। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सब के चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। Start reducing your intake of sugar, salt and fat from today. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि क्यों नाराज हैं पंजाब के शिक्षक। शिक्षक दिवस पर पंजाब के शिक्षकों ने अरविंद केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल को बताया झूठ का पुलिंदा। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल अपने मॉडल का ढिंढोरा पीटते हैं, उन्हीं के बारे में पंजाब के शिक्षकों ने उसे, इस मॉडल को ही झूठ का पुलिंदा बता दिया है। क्योंकि पंजाब से लेकर दिल्ली तक हजारों शिक्षकों का जो वेतन है वो 6,000 रुपये महीने से भी कम है। महीने में उनको 6,000 रुपये से भी कम मिलते हैं कई हजार शिक्षकों को। पंजाब के 13,000 से अधिक शिक्षक बहुत ही कम मजदूरी पर कर रहे हैं काम, यानी उन्हें बहुत ही कम पैसा मिलता है। और शिक्षकों को, पंजाब के शिक्षकों को 6,000 से लेकर 11,000 रुपये प्रति महीना वेतन ही दिया जाता है। तो पंजाब के शिक्षक यूनियनों ने शिक्षकों के इतने कम वेतन देने को कहा है पूर्ण अन्याय। यानी कि उन्होंने कहा कि उनके साथ पूरा अन्याय हो रहा है और इतनी खराब हालात में काम कर रहे शिक्षकों के लिए शिक्षक दिवस का कोई मतलब नहीं, ये शिक्षक यूनियन ने कहा है। तो शिक्षक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी उस प्रदर्शन में पहुंच गए। पंजाब में ये शिक्षक 10-15 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं और उन्हें बड़ा ही मामूली सा महीने का पैसा मिलता है, वेतन मिलता है। और ये शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने के साथ ही कई सरकारी अभियानों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी कि कई कार्य हैं इनके कंधे पर, लेकिन उस हिसाब से इनको पैसे नहीं मिलते। फ्री रेवड़ी बांटने के लिए पैसा है, लेकिन शिक्षकों को सही वेतन देने के लिए नहीं। ये बड़ा सवाल। अरविंद केजरीवाल अपने शिक्षा मॉडल का पीटते हैं ढिंढोरा, कहते हैं कि भारत को बनाएंगे नंबर 1। लेकिन ये जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, यहां से ये सवाल पैदा होता है कि ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया और कैसे बनेगा अपना भारत नंबर 1। आकांक्षा सक्सेना चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। आकांक्षा, ये पंजाब के शिक्षकों का जो मामला है, अरविंद केजरीवाल भी धरने में पहुंचे, क्या कुछ दिया आश्वासन या अभी उन्होंने कुछ और नया वादा कर दिया? क्योंकि शिक्षक तो पूरी तरह से झूठ का मॉडल बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल को। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पंजाब के शिक्षक हैं वो अभी से नहीं, जो पुरानी जो जितनी भी सरकारें आई हैं उन सब में मांग आए हैं। ये कुछ 13,000 शिक्षक हैं जो मांग रखते आए हैं कि इनको रेगुलराइज किया जाए, इनको मेडिकल की सुविधा दी जाए और इन जो भत्ता है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही मिनिमम वेजेस में काम कर रहे हैं और 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 7,000 रुपए में ये काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बहुत कम है। जब नवंबर 2021 की बात है, मोहाली में जो है पंजाब में एजिटेशन हो रहा था, जब ये 1300 शिक्षक एजिटेशन कर रहे थे, उस वक्त केजरीवाल जी जो हैं वो इलेक्शन से पहले, पंजाब के इलेक्शन से पहले आए थे और इन शिक्षकों के साथ मिलकर उन्होंने धरना दिया था। वो धरने पे बैठे थे और इनको आश्वासन दिया था उस वक्त नवंबर 2021 में कि हम पहली मीटिंग में जो है आप लोगों को रेगुलराइज कर देंगे और हम आप लोगों को नौकरी दे देंगे। तो
अब अगर देखा जाए तो 5 कितनी बैठकें हो चुकी हैं अभी तक? बहुत सारी बैठकें। और उसके बावजूद भी जो है इन शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। आज टीचर्स डे के मौके के ऊपर यूजीसी पे स्केल ग्रांट 7th पे कमीशन जो है वो लगाने की बात कही गई है। गेस्ट फैकल्टी जो है वो पंजाब और रखेगा और गेस्ट फैकल्टी के लोगों का जो ऑनरेरियम है वो बढ़ाएगा। पर वो ऑनरेरियम कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ये कुछ नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बहुत मिनिमम वेजेस में काम कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने जो एक वायदा किया था इलेक्शंस के टाइम पे पंजाब के लोगों के साथ और इन शिक्षकों के साथ, जो कि हर एक सरकार में अपनी मांग रख चुके हैं कि हमें जो है रेगुलराइज किया जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों की नब्ज पकड़ी थी। उन्होंने कहा था हमें एक बार मौका दे दीजिए, आपको एक बार मौका दे दीजिए और फिर देखिए हम लोगों ने भरोसा करके दिया, बम्पर बहुमत भी दिया। पर अभी देखने में आ रहा है कि ना तो उनके रेगुलराइज हुए हैं और जो भत्ता बढ़ाया जाएगा वो कितना बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में भी अभी तक कोई ऐसा कोई खुलासा नहीं है। हाँ, आज इसके बारे में एक बताया गया है, शिक्षक दिवस के ऊपर उन्होंने एक बात ये कही है कि ये मैं एक बोनांजा दे रहा हूँ शिक्षकों को, पर कितना बढ़ेगा वो। और मुद्दा ये नहीं है, वो चाहते हैं कि वो रेगुलराइज हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के 12 से 18 साल जो हैं वो दे रहे हैं, तो उसके बाद वो चाहते हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए और पंजाब सरकार ने जो हमसे वायदा किया था उस वक्त वो पूरा किया जाए। और खास तौर पर जब फ्री रेवड़ी पर इतने पैसे बांट रहे हैं तो इन शिक्षकों को जिनसे वादा किया था उनको तो कम से कम वादे को पूरा करें और सही पैसा दें। ये सवाल उठ रहा है। आकांक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस खबर पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए भी। तो आम आदमी पार्टी जिस शिक्षा मॉडल का अरविंद केजरीवाल देश से लेकर दुनिया तक ढिंढोरा पीटते हैं, उसी शिक्षा मॉडल को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं पंजाब के शिक्षक। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।